स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे खबर दोपहर की सुर्खियों के साथ। हजीरा में हॉवित्जर गन निर्माण इकाई आर्म्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की K9 वज्र की सवारी। सिलवासा में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला समेत कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम। नौवे वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन के दूसरे दिन अफ्रीका डे का आयोजन। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अफ्रीका को बताया भारत का सबसे अहम सहयोगी। कांगो गणराज्य के साथ रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र में त्रिपक्षीय करार। टीएमसी की अगुवाई में कोलकाता में विपक्षी दलों की रैली। 12 से ज्यादा राजनीतिक दलों के नेता शामिल। बीजेपी ने रैली को बताया विरोधाभासों का सम्मेलन। राफेल सौदे में दाम बढ़ने संबंधी मीडिया में आई खबरों को वित्त मंत्री ने बताया बेबुनियाद। कहा गलत तरीके से की जा रही है यूपी और एनडीए सरकार के सौदों की तुलना। सुप्रीम कोर्ट आशंकाओं को पहले ही कर चुका है खारिज। तटीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए सरकार ने गुजरात और तमिलनाडु में 3 नए नौसेना एयर स्क्वाड्रन को दी मंजूरी। सेना की मिलिट्री पुलिस में महिलाओं को भर्ती करने का भी ऐतिहासिक फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत स्थित हजीरा का दौरा किया। प्रधानमंत्री लार्सन एंड टोब्रो की हॉवित्जर गन निर्माण इकाई आर्म्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने यहां हजीरा में L&T आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का अवलोकन भी किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थे। परिसर में प्रधानमंत्री के K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर की सवारी भी की। सूरत स्थित हजीरा का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और लार्सन एंड टोब्रो की हॉवित्जर गन निर्माण इकाई आर्म्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को उन्होंने समर्पित किया है। हजीरा में L&T आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का अवलोकन भी प्रधानमंत्री ने किया और उनके साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा के दौरे पर हैं। वो दादर और नागर हवेली के सायली में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। सायली में मेडिकल कॉलेज की स्थापना से दादर, नागर हवेली, दमन दीव और करीब के क्षेत्रों में मेडिकल सुविधा बेहतर होगी। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के आदिवासी और ग्रामीण इलाकों के छात्रों को इससे लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दमन दीव और दादर नागर हवेली में अलग अलग विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आरोग्य ऐप का शुभारंभ करेंगे और दादर नागर हवेली में घर घर से ठोस अपशिष्ट संग्रह करने, पृथक्करण करने और प्रसंस्कृत करने के कार्यक्रम का डिजिटल उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री केंद्र शासित प्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी नीति भी जारी करेंगे। वो लाभान्वितों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रमाण पत्र और वन अधिकार प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। मेडिकल कॉलेज, छात्रावास, पैरामेडिकल कॉलेज और आवासों के निर्माण के लिए 210 करोड़ रुपए की धनराशि तय की गई है। प्रधानमंत्री आज मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय की नई इमारत का उद्घाटन करेंगे। इस संग्रहालय की स्थापना भारतीय सिनेमा के इतिहास को सहेजने और प्रदर्शित करने के लिए की गई है। लगभग 141 करोड़ रुपए की लागत से बने नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा को नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम द्वारा क्यूरेट किया गया है। फिल्म डिवीजन के परिसर में स्थित विरासत इमारत गुलशन महल में कलाकृतियों, पुराने उपकरण, फोटो, वेशभूषा, टेप और विभिन्न यादगार वस्तुओं का एक दुर्लभ संग्रह प्रदर्शित होगा। सिनेमा के उद्भव, मौन युग, स्टूडियो युग समेत 9 वर्गों में संग्रह को विभाजित भी किया गया है। 9वें वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन अफ्रीका के साथ व्यापार के अवसरों और चुनौतियों विषय पर चर्चा जारी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अफ्रीका भारत का व्यापार और वाणिज्य में सबसे अहम भागीदार है।
अफ्रीका दिवस भारत और अफ्रीका, खासकर गुजरात और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने का संयुक्त मंच है। दूसरे दिन गुजरात, केंद्र सरकार और कांगो गणराज्य की सरकार के बीच रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। We take pride in our model of cooperation with Africa, which is demand-driven, consultative, participative, involves local resources, builds capacity, and is based on Africa's own prioritization of its needs. In recent years, there has been a surge in Indian investment in Africa. India is the fifth largest investor in Africa, with cumulative investments of $54 billion. Our investments are steadily growing in the African continent in a range of sectors. These include telecommunication, hydrocarbon, exploration, agriculture, education, petroleum refining and retail, IT services, chemicals, drugs and pharmaceuticals, automobiles, among others. There is considerable potential to expand our business and investment ties further, especially in the areas of minerals and mining, chemicals and pharmaceuticals, infrastructure, high technology manufacturing, and information and communication technology. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया था। इस मौके पर उज्बेकिस्तान, रवांडा, डेनमार्क, चेक गणराज्य और माल्टा के राष्ट्र प्रमुख भी मौजूद थे। इसके अलावा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों समेत 30,000 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गांधीनगर में 9वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। The mantra of my government has been reform, perform, transform and further perform. प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 4 सालों में भारत ने वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की ग्लोबल रैंकिंग में 65 स्थानों की छलांग लगाई है और हमारा लक्ष्य अगले साल भारत को इस रैंकिंग में शीर्ष 50 देशों में लाना है। We are focused on removing the barriers which were preventing us from achieving our full potential. We will continue the pace and process of reforms and deregulation. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश डिजिटल और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रहा है। In FDI, foreign direct investment, we are one of the most open countries now. Most of the sectors of our economy are now only open for FDI. More than 90% approvals have been put on automatic route. वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ उन क्षेत्रों और समुदायों तक पहुंचाना एक चुनौती है जो पीछे रह गए। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों सहित 30,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इंडिया इज रेडी फॉर बिजनेस लाइक नेवर बिफोर। ये था संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी निवेशकों को। उन्होंने निवेशकों को ये भरोसा भी दिलाया कि जो रिफॉर्म का एजेंडा है वो आगे बढ़ता रहेगा और उनका फोकस गवर्नमेंट को कम करने और गवर्नेंस को बढ़ाने पर रहेगा। गांधीनगर से कैमरा पर्सन जुनैद इकबाल खान के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सम्मेलन के शुभारंभ के कुछ घंटों के भीतर ही कल वाइब्रेंट गुजरात समिट में उद्योगपतियों ने हजारों करोड़ रुपए के निवेश की पेशकश की है। कई क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश से व्यापार को बढ़ावा देने और नौकरी के अवसर शामिल होंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा ले रहे उद्योगपतियों ने कई क्षेत्रों में निवेश को लेकर दिलचस्पी दिखाई है। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने गुजरात में अगले 10 सालों में कई परियोजनाओं में 3 लाख करोड़ रुपए की निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। We have so far invested nearly 3 lakh crores in the state of Gujarat and created and catalyzed over 1 million livelihood opportunities in Gujarat.
उद्योगपति गौतम अडानी ने गुजरात की परियोजनाओं में अगले 5 साल में 55,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। टाटा समूह भी गुजरात में लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में निवेश करने की योजना तैयार कर रहा है। Integrated lithium battery manufacturing complex and expand our photovoltaic manufacturing capabilities. Overall, we anticipate a total rupees 55,000 crores of investment in all these projects. This will lead to the creation of over 50,000 new direct and indirect jobs in the state of Gujarat. Our hotels business, our airlines business are significantly integrated with the state of Gujarat and the tourism opportunity that it presents. So we see Gujarat as a big partner for the Tata Group. जापानी कार निर्माता कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने 2020 तक गुजरात में तीसरा प्लांट लगाने की बात कही है। We plan to commission the third assembly plant in 2020. गुजरात सरकार ने राज्य में निवेश करने के लिए 3 कैटेगरी में निवेश प्रस्ताव, रणनीतिक साझेदारी और स्टार्टअप के लिए उद्यमियों के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। 3 दिन तक चलने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट में कई राउंड टेबल्स, कई कॉन्फ्रेंसेस, कई बायलैटरल्स, बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग्स शेड्यूल्ड हैं। ऐसे में गुजरात सरकार का मानना है कि 30,000 से ज्यादा MOUs साइन हो सकते हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार के नए आयाम खुलेंगे। गांधीनगर से कैमरा पर्सन जुनैद इकबाल खान के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में टीएमसी की ओर से आयोजित रैली में 12 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता एक मंच पर जमा हुए हैं। इसमें कांग्रेस के अलावा कई क्षेत्रीय दलों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। आरजेडी, जेडीएस, टीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, एनसीपी और जेवीएम के नेता रैली में शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ममता बनर्जी की रैली को अपना समर्थन जताया है। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने रैली को संबोधित किया। वहीं शरद यादव, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी भी रैली में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि महागठबंधन की कोशिश के बीच इन राजनीतिक दलों के बीच मतभेद भी सामने आ रहे हैं। सीपीएम और दूसरे वाम दलों ने रैली से दूरी बनाने का फैसला किया। वहीं आम आदमी पार्टी रैली में तो शामिल हुई है, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने विपक्षी दलों की रैली को विरोधाभासों का सम्मेलन करार दिया है। ये मंच स्वार्थ का मंच है। कहीं ना कहीं इस मंच पर गूढ़ता के साथ आपसी नफरत भी रहा है। इस मंच पर व्यक्तियों का महत्वाकांक्षा भी रहा है। और यह बात तो सच है। यह मंच विरोधाभास का है। इट्स अ स्टेज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एक बड़ा सवाल जो इस देश के लोग जानना चाहेंगे, इस मंच पर जो नेता यहां उपस्थित हैं, इसमें कौन कौन से लोग भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, वो तो थोड़ा पता चल जाए तो शायद जो विपक्ष की तरफ राजनीति करना चाहते हैं वो उनको सहूलियत होगी। और इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता विशाल दहिया। विशाल, 12 से ज़्यादा पार्टियां आज खुद को एक साथ दिखाने की कोशिश में हैं और खासकर ममता बनर्जी ने ब्रिगेड की रैली को सफल बनाने में पूरी ताकत झोंकी है। इस कोशिश के पीछे उनकी तमन्ना क्या नजर आ रही है और विपक्ष के ऐसे प्रदर्शन के बाद नेतृत्व समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आशंकाएं खड़ी होती रही हैं, क्या इन सवालों के जवाब भी निकल पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़े सवाल हैं जो आपने दोहराए प्रीति, और इन्हीं सवालों के जवाब हैं जिनको ढूंढने की कोशिश शायद ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके नेता अगले कुछ दिनों और कुछ हफ्तों तक करते रहेंगे। क्योंकि जिस तरह की कवायद ये है, ख़ासतौर पे इस तरह से पब्लिक रैली में 1 दर्जन से ज़्यादा राजनीतिक दलों के नेताओं का साथ आना अपने आप में एक सिग्नल ज़रूर है, लेकिन जो विरोधाभास हैं, इनके आपसी विरोधाभास जो हैं अलग अलग इलाकों में, अलग
अलग क्षेत्रों में, और उन विरोधाभासों से किस तरह ये पार पाएंगे, खासतौर पे जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी या सीट बंटवारे की बात होगी। और सबसे बड़ा सवाल, जैसा कि अभी हमने सुना बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि जो बीजेपी की तरफ से जो एनडीए है उसकी तरफ से एक बात निश्चित है कि अगला चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो इस तरफ नेतृत्व किसका होगा वो अभी तक न तय हो पाया है, और ऐसा लग रहा है कि शायद हाल फिलहाल में जिस तरह के विरोधाभास इन पार्टियों के बीच में हैं, शायद इतनी जल्दी तय होना भी मुश्किल होगा। हालांकि ये ज़रूर बताना होगा कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल जो कि जिसे कहा जाए एक दूसरे के विरोध में इतने सालों तक रहे थे, वो ज़रूर एक साथ आए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के बीच गठबंधन हुआ, लेकिन अगर इस रैली की बात करें तो इस तरह का नज़रिया वेस्ट बंगाल की पश्चिम बंगाल की इस रैली में देखने को नहीं मिला। जो वामपंथी दल हैं वो सभी इस रैली में शामिल नहीं हुए। दिल्ली जो प्रदेश है उसके अगर सिनेरियो की बात करें तो कल ही आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया कि वो कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती है किसी तरह का, हालांकि दोनों पार्टियां इस रैली में मौजूद हैं। तो ये सब इस तरह के जो सवाल हैं उनके जवाब जरूर खोजना चाहेंगे इनके नेता, और खासतौर पर इन दलों के जो कार्यकर्ता हैं ग्राउंड लेवल पे, वो जरूर चाहेंगे कि इस तरह के जवाब उनके सामने रहें, ताकि वो जनता को जाकर ये बता सकें कि किस तरह से आने वाले चुनाव में क्या रणनीति को लेकर ये दल और ये गठबंधन एक तरह से सामने उभर कर सामने आता है, तो वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, इस बातचीत के लिए, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राफेल सौदे में दाम बढ़ने संबंधी न्यूज रिपोर्ट को खारिज करते हुए उसे बकवास अंकगणित पर आधारित बताया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई ट्वीट करके कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कीमतों की जांच की है और अब क्या इसकी जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि राफेल पर नया लेख बकवास अंकगणित पर आधारित है। उन्होंने लिखा कि 2007 में नहीं हुए सौदे के दाम को दरकिनार करिए और 2016 के दामों से इसकी तुलना करिए और एक घोटाला खोजिए। गौरतलब है कि जेटली का बयान एक दैनिक अखबार में प्रकाशित लेख के बाद आया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 126 लड़ाकू विमानों के बजाय 36 विमान खरीदने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की वजह से प्रत्येक विमान की कीमत में 41.42% की बढ़ोतरी हुई है। नौसेना को और मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने गुजरात और तमिलनाडु में नौसेना के 3 नए एयर स्क्वाड्रन स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सरकार ने केरल और अंडमान द्वीपों में डॉर्नियर निगरानी स्क्वाड्रन के अतिरिक्त विमानों के संचालन के लिए आवश्यक कार्मिकों की भर्ती को भी मंजूरी दे दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2 साल पहले 12 डॉर्नियर विमानों की खरीद के लिए एक समझौता किया गया था। इनकी जल्द ही आपूर्ति शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नौसेना को आपूर्ति किए जाने वाले डॉर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान में उन्नत अत्याधुनिक सेंसर और उपकरण के साथ साथ शीशे का कॉकपिट, आधुनिक निगरानी रडार, ऑप्टिकल सेंसर और नेटवर्किंग सुविधाएं मौजूद होंगी। सेना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिलिट्री पुलिस में महिलाओं की भर्ती करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। मिलिट्री पुलिस में ग्रेडेड तरीके से महिलाओं की भर्ती की जाएगी और शुरुआत में इनकी तादाद कुल संख्या का करीब 20% रखी जाएगी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सेना पुलिस में महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा और सेना पुलिस में इनकी संख्या 20% तक हो जाएगी। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने महिलाओं को सेना पुलिस में शामिल करने की घोषणा पिछले साल की थी। इसका मकसद सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल अरुणाचल प्रदेश के निचले दिबांग घाटी जिले में चीपू नदी पर डिफो पुल का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस पुल के राजमार्गों से जुड़ जाने से अरुणाचल में पूर्व से पश्चिम तक आना जाना आसान हो गया है। परियोजना शीघ्र पूरा करने के लिए सीमा सड़क संगठन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये पुल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ सीमावर्ती गांव के लोगों के लिए भी वरदान है। राज्यसभा के सचिव पीपी के रामाचार्यलू ने कहा कि तमाम कानूनी प्रावधानों और नियमों के बावजूद लैंगिक समानता के मसले पर बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न और असमानता जैसे मसलों पर जागरूकता के साथ मानसिकता में बदलाव भी जरूरी है।
उन्होंने राज्यसभा सचिवालय की ओर से आयोजित महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित 2 दिन के वर्कशॉप के समापन के मौके पर यह बात कही। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के मुद्दे पर राज्यसभा सचिवालय की ओर से आयोजित 2 दिन की वर्कशॉप का सचिव राज्यसभा PPK रामाचार्यलू ने समापन किया। राज्यसभा के सचिव PPK रामाचार्यलू ने कहा कि महिलाओं से जुड़े कानूनों के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि स्थिति में बहुत सुधार की जरूरत है। We have sufficient provisions in our constitution providing for safety and security of the women, and those provisions are from time to time supplemented and strengthened by various acts, including this Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act. Though various provisions are there both in the Constitution as well as in various acts, including this act, but it is unfortunate that the implementation is not progressing very well. In fact, recently in one of the replies given to a question in the Rajya Sabha, the minister had admitted that in 2016, more than 7,000 cases were registered, and those cases included sexual harassment at workplace. सचिव राज्यसभा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अध्ययन बताता है कि अगर महिलाओं और पुरुषों की श्रम में समान भागीदारी हो तो भारत की GDP में 27% विस्तार हो सकता है। शुक्रवार को कार्यशाला में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ज्योतिका कालरा ने महिलाओं का कार्यस्थल पर उत्पीड़न निवारक अधिनियम 2013 के तहत तमाम मुद्दों से सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को अवगत कराया। Penal consequences. It's only when a woman dies or she's been beaten that law's protection is beaten mercilessly. There's a law included economic violence, emotional violence, physical violence. Like if even your salary, if the salary of a woman is being taken by the in-laws or the husband, that is also treated as part of the domestic violence. Emotional violence, if a woman is being abused in names and if she is not able to bear a son, kind of a things. So that we reached to that level that women started identifying and asserting that in the house that I have every right to live with dignity. Not that I should not be insulted, but I have the right to live with dignity, to take my own decision. राज्यसभा सचिवालय के ट्रेनिंग सेल की ओर से आयोजित इस वर्कशॉप में दूसरे दिन प्रोफेसर LR अग्रवाल ने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी से लेकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और बहुत से जरूरी सवालों को उठाया। You say that you are welcoming such behavior from 99 persons. Why you are not welcoming from me? That is not your choice. It is the personal choice of the women. If it is unwelcome when you say something and welcome when somebody else says this thing, then it is subjective to that recipient of that comment. 2 दिन तक चले इस वर्कशॉप में राज्यसभा सचिवालय और राज्यसभा टीवी के बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने इस वर्कशॉप का गुरुवार को उद्घाटन किया था। इस आयोजन से लोगों को तमाम पक्षों को जानने और समझने का मौका मिला। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। अमेरिका ने भारत के साथ द्विपक्षीय सामरिक भागीदारी मजबूत करने के लिए मिसाइल रक्षा सहयोग पर विचार कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी 81 पेज की मिसाइल रक्षा समीक्षा रिपोर्ट में जानकारी दी है। इसमें भारत को बड़ा रक्षा साझीदार और हिंद प्रशांत रणनीति का अहम हिस्सा बताया है। पेंटागन ने कहा है कि दक्षिण एशिया में अब ऐसे कई देश हैं जो उन्नत बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें विकसित कर रहे हैं। इसके मद्देनजर अमेरिका ने भारत के साथ संभावित मिसाइल रक्षा सहयोग पर बातचीत की है। रिपोर्ट में रूस और चीन के मिसाइल विकास कार्यक्रमों का भी जिक्र किया गया है और इनकी पहचान अमेरिका के लिए बड़े खतरे के तौर पर की गई है। इससे पहले रूस से $5 अरब की वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के भारत के ऑर्डर को देखते हुए अमेरिका का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उस समय अमेरिका ने इस करार पर नाखुशी जताई थी। हालांकि अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत ट्रंप प्रशासन अब भारत को अपनी मिसाइल रक्षा प्रणाली बेचने का इच्छुक दिखाई दे रहा है। इसे लेकर दोनों देशों के बीच पहले से ही वार्ता शुरू है। बात क्रिकेट की। टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा ऐतिहासिक रहा और इस दौरान कई रिकॉर्ड बने। भारत ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर 72 साल में पहली बार कोई टेस्ट सीरीज जीती और 3 वनडे मैचों की सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीत के साथ ही भारत ने करीब 2 महीने लंबा ऑस्ट्रेलियाई दौरा सफलता के साथ पूरा कर लिया। शुक्रवार को मेलबर्न में खेले गए वनडे में 7 विकेट से जीत के साथ ही भारत ने 3 वनडे मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। क्रिकेट इतिहास में यह पहली बार है जब भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर खेली गई कोई द्विपक्षीय सीरीज जीती है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के एक दौरे पर टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज नहीं हारने वाला भारत पहला देश बन गया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में सीरीज जीतने वाला भी भारत पहला देश बन गया। भारत ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर 72 साल में पहली बार कोई टेस्ट सीरीज जीती और विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-1 से जीतकर इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। इस दौरे पर भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म की, लेकिन इससे पहले 2016 में ऑस्ट्रेलिया में हुए T20 सीरीज में भारत ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हरा चुका है। टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का दौरा ऐतिहासिक रहा और इस दौरान कई रिकॉर्ड बने और भारतीय टीम के दौरों को लेकर चले आ रहे कई मिथक भी दफन हो गए। वनडे सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहे महेंद्र सिंह धोनी ने लगातार 3 वनडे मैचों में हाफ सेंचुरी लगाई और ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर 1000 वनडे रन बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए। युजवेंद्र चहल ने मेलबर्न वनडे में 10 ओवर में 42 रन देकर 6 विकेट झटके। इसी के साथ वो ऑस्ट्रेलियाई धरती पर एक वनडे मैच में 6 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बन गए। साथ ही चहल वनडे और T20 में 6 विकेट हॉल लेने वाले अजंता मेंडिस के बाद दुनिया के दूसरे स्पिनर भी बन गए। केदार ने बैट और बॉल दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया। एडिलेड वनडे में विराट कोहली ने 104 रन की शानदार शतकीय पारी खेली और भारत को जीत दिलाई। टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहे चेतेश्वर पुजारा ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 3 शतकों के साथ कुल 521 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी की जमीन पर जीत के बाद अब विश्व कप के लिए भारतीय टीम की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।